नमस्कार। 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे और यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से 9 फरवरी से विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार पहली बार अलग से कृषि बजट पेश करने जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वित्त मंत्री के रूप में 1 मार्च को बजट पेश करेंगे। गौरतलब है कि 2023 के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य के विधानसभा चुनाव को देखते हुए गहलोत सरकार का फोकस बजट से सीधा आम जनता को साधने पर रहेगा। वहीं बजट में बेरोजगारी और महिलाओं के लिए कुछ विशेष ऐलान भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी रीट पेपर लीक और किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर माना जा रहा है कि इस बार भारी हंगामा होने के आसार हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे को घेरने के लिए दर्जन भर मुद्दों की तैयारी की है। जहां बीजेपी कांग्रेस सरकार को प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, रीट पेपर लीक मामला, भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे रेप के मामलों पर घेरने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस सरकार बीजेपी को देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर घेर सकती है। कांग्रेस सरकार हर मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा करने को तैयार है। पहले दिन सूरतगढ़ एमएलए राम प्रताप कासनिया बैनर पहनकर पहुंचे। देश की निजी क्षेत्र की अग्रणी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और राजस्थान सरकार के बीच हुए इस एलओआई से मरुधरा में विकास को पंख लगने की उम्मीद है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के तहत अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में मरुधरा की ये बड़ी छलांग है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत की मौजूदगी में इस एलओआई पर हस्ताक्षर हुए। सीएम गहलोत ने कहा कि इस बड़े निवेश के जरिए मरुधरा में रोजगार के नए आयाम खुलेंगे। बहुत वक्त लगा कई प्रयोग हुए, फिर होते गए। अब जाके मैं समझता हूँ कि मुझे तसल्ली हो रही है कि अब जो सिंगल शॉप की जो बात की गई है, वन स्टॉप शॉप की, उसके माध्यम से अब हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अभी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की मीटिंग भी अब और होने वाली है थोड़े दिन बाद में। तो इस प्रकार से माहौल अच्छा बन जाएगा। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर शहर से मांडवा गांव के पास ऐतिहासिक घाटी तालाब का अस्तित्व खतरे में है। भूमाफिया के लोग तालाब में मिट्टी का भराव करते हुए प्लॉट काटने का काम कर रहे हैं। मांडवा पंचायत के ग्रामीणों के विरोध के बावजूद बेखौफ भूमाफिया के लोग बाज नहीं आ रहे। डूंगरपुर के सीमा के अंदर कंस्ट्रक्शन चालू है। पहाड़ खोद के तालाब भर रहे हैं और तालाब की पेटी की जमीन पर और आवक जावक के रास्तों पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये जो हमारा पुराना सदियों से बाप दादाओं का बना हुआ तालाब है, इस तालाब में हमारे पशु पक्षी पानी पीते हैं और हमारे जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं वो भी यहाँ पर ही होते हैं। लेकिन अभी कुछ समय से यहाँ पर भूमाफिया है जो अपना गाँव की बिना अनुमति से। मिली जानकारी के मुताबिक डूंगरपुर और मांडवा पंचायत की सीमा पर घाटी तालाब है। बारिश के दिनों में तालाब लबालब हो जाता है, जिसका फायदा आसपास के ग्रामीणों को मिलता है। लेकिन कुछ दिनों से भूमाफिया के लोग सक्रिय हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हालांकि इस मामले में ग्राम पंचायत और राजस्व विभाग समेत नगर परिषद की चुप्पी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान के तस्कर नशे की खेप पहुंचा रहे हैं। आलम यह है कि गत 27 साल में पाकिस्तान ने भारत में 146 किलो हेरोइन भेजी है, जो विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ी है। पंचला गांव से 14 किलो 74 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जब्त हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 35 करोड़ रुपए आंकी गई है। जब पूरी खोजबीन की तो उनकी एसओजी की इत्तला पे वहाँ पे 14 किलो 740 ग्राम हेरोइन मिली है। 2 प्रकार की है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है, उससे थोड़ी वैसी है और उसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मुकदमा दर्ज हो गया है और अनुसंधान एसओजी द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि तस्करी के खिलाफ राजस्थान पुलिस एक्शन मोड में है और लगातार मुहिम भी चला रही है। हाल ही में जोधपुर में भी मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। यहाँ मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है।
टीम ने सूचना मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए 416 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद किया था। मादक पदार्थ 2 लग्जरी गाड़ियों में रखकर सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस ने कार्रवाई कर गाड़ियों को भी जब्त कर लिया था। गौरतलब है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय तस्कर सक्रिय हैं, जो राजस्थान पंजाब बॉर्डर से हेरोइन भारत में मंगवाते हैं और उसकी देश भर में आपूर्ति करते हैं। मटर की पैदावार के लिए प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के प्रमुख शहरों की मंडियों में अपनी छाप छोड़ चुके बूंदी के बड़ा नया गांव क्षेत्र में इस बार गोल्डन किस्म की मटर किसानों के लिए सोना बरसा रही है। हिंडोली क्षेत्र में मटर की बम्पर पैदावार होने से मंडी में रोज 5000 बोरी आ रही है, लेकिन किसान घाटे का रोना रो रहे हैं। बहुत अच्छा है लेकिन पैदावार सही नहीं निकलती। क्या कारण है? बारिश से नुकसान हो गया। तो कितना नुकसान हो गया? करीब देख लो, पिछले साल 25-30 कुंटल बीघा का निकलता था। हाँ। ये बार 10-12 कुंटल बीघा का निकल रहा है। हाँ, तो खर्चा नहीं निकल पा रहा है। एक और किसान व्यापारियों पर शोषण का आरोप लगा रहे हैं, जिसे व्यापारी सिरे से खारिज कर रहे हैं। 19 रुपए 20 रुपए। अच्छा, तो बढ़िया मिल रहा है भाव अच्छा है। तो किसानों का कहना है कि जो इनका शोषण किया जा रहा है, ज्यादा तुलाई की जा रही। ज्यादा तुलाई देखो, किसान है ये तो कह सकते हैं। परमाणु नगरी पोखरण में अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव 2022 हौसलों की नई उड़ान थीम पर आयोजित होगा। मरु महोत्सव को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी पूरे होमवर्क के साथ मिनट टू मिनट कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गए हैं। पोखरण हाई स्कूल मैदान में महोत्सव के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। यहां अधिकारियों की टीम व्यवस्था बनाने में लगी हुई है। स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मरु महोत्सव के प्रभारी राजेश बिश्नोई ने बताया कि प्रशासन पूरी मेहनत के साथ मरु महोत्सव को सफल बनाने के लिए बैठकें करके तैयारियां कर रहा है। तो इसके तहत अभी हमने पिछले 2-3 दिनों में लगातार मीटिंग्स करके जनप्रतिनिधियों के साथ, हमारे ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स के साथ, तो उसमें ये तय किया गया है कि 13 तारीख को मॉर्निंग में इसकी शुरुआत शोभा यात्रा से होगी, जो 9 बजे सुबह सालम सागर तालाब से, और जहाँ कार्यक्रम आयोजित किया जाना है स्कूल ग्राउंड तक, उसका आयोजन किया जाएगा। प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है और हमें भी ये निर्देश है शहर को साफ सुथरा बनाए रखने में, और जो भी उसकी व्यवस्थाएं हैं और उसमें नगरपालिका पूरा सहयोग दे रही है। और आम जन से भी अपील है शहर को साफ सुथरा स्वच्छ बनाए रखें। गौरतलब है कि उदयपुर के मावली कस्बे के राखियावाल गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब राज्य पशु ऊंट एक कुएं में गिर गया। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंचे रेस्क्यू दल ने करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कुएं से ऊंट को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि राखियावाल गांव में ऊंट पानी पीने के लिए कुएं के पास गया था। इसी दौरान अचानक ऊंट कुएं के अंदर गिर गया। ऊंट के कुएं में गिरने की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई और मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना ग्राम सचिव और सरपंच को दी। इस पर सरपंच रेस्क्यू दल के साथ कुएं पर पहुंचे। रेस्क्यू दल ने मौका मुआयना कर ऊंट को बाहर निकालने के लिए क्रेन मंगवाई। करीब 1 घंटे बाद मौके पर आई क्रेन की सहायता से रेस्क्यू दल ने ऊंट को बाहर निकालने के लिए प्रयास शुरू किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। हालांकि लगातार किए जा रहे प्रयास के बाद रेस्क्यू दल को करीब 5 घंटे बाद ऊंट को कुएं से बाहर निकालने में सफलता मिल गई। इस दौरान वहां मौजूद ग्रामीणों ने भी रेस्क्यू में मदद की। गनीमत रही कि कुएं में गिरने के बाद भी ऊंट को किसी तरह की चोट नहीं लगी। कोटा में बन रहे चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 रिकॉर्ड इसके नाम हो जाएंगे। घंटी का निर्माण स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले इंजीनियर देवेंद्र कुमार आर्य कर रहे हैं। इसकी कलाकृति का निर्माण कोटा का घटोत्कच चौराहा बनाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कलाकार हरिराम कुंभावत कर रहे हैं। इंजीनियर देवेंद्र कुमार आर्य ने बताया कि घंटी का स्किन वजन 57,000 किलो घोषित किया गया था, परंतु तब तक इसमें लगने वाली ज्वेलरी के वजन की गणना नहीं की गई थी। अब इसके वजन की भी गणना कर ली गई है। घंटे का कुल वजन 82,000 किलो होगा। ये बैल मेटेलिक पेंडुलम से बजाई जाएगी। मेटेलिक पेंडुलम भी कास्टिंग के साथ ही कास्ट होगा। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैल होगी साइज के हिसाब से। मास्को और चाइना वाली बैल 5 या 6 पीस में बनी हुई हैं, जिनको बाद में जोड़ा गया, परंतु ये बैल सिंगल पीस में है। सिंगल पीस कास्टिंग होगी। इसकी स्किन का वेट
तकरीबन 57,000 kg है। और स्किन के साथ में जो ज्वेलरी है उसको यदि इसको ऐड किया जाता है तो इसका टोटल वेट 82,000 kg के आसपास है। आर्किटेक्ट अनूप बरतिया ने बताया कि विश्व की सबसे बड़ी इस घंटी की ज्वेलरी दिखने में तो ज्वेलरी है, लेकिन वास्तव में वो इस घंटे की मजबूती के लिए दी गई है, क्योंकि बिना मजबूती के इसका टूटना निश्चित था। इसलिए इसकी स्ट्रेंथ को ज्वेलरी का डिजाइन देकर इसका लुक चेंज किया गया है, जो काफी आकर्षक है। बूंदी के नैनवा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बांसी को ODF प्लस के मॉडल पंचायत के रूप में विकसित किया जा रहा है। पंचायत को ODF प्लस मॉडल पंचायत बनाने के लिए जिला कलेक्टर ने 10 लाख रुपए का अतिरिक्त बजट दिया है। बांसी में 90% से अधिक घरों में शौचालय का निर्माण करवाया जा चुका है। पूरे गांव में इंटरलॉकिंग, सीसी सड़क और नालियों का निर्माण हो चुका है। कचरा गाड़ी सूखे और गीले कचरे का संग्रह कर रही है। नियमित घर घर से कचरा संग्रहण होता है कि अपने डस्टबिन रखे कचरा उसी में डाले। सुबह ट्रैक्टर आता है, उसमें सब लोग घर घर से कचरा उसमें डालते हैं और एक चिन्हित स्थान पर हम उसका पहले यहाँ पे तलाई थी, अब बढ़िया बन गया। यहाँ पे बच्चे बच्ची भी सब खेलते हैं और बहुत अच्छी सुविधा करती है। गाँव के मुख्य चौराहों पर ग्रामीणों के बैठने के लिए पंचायत की ओर से सीमेंटेड बेंचें लगवाई गई हैं। गाँव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सार्वजनिक सुलभ शौचालय का निर्माण करवाया जा चुका है। सड़क के दोनों ओर पौधरोपण चल रहा है। मुक्तिधाम में भी विभिन्न विकास कार्य करवाए गए हैं। जगह जगह यहाँ पे गार्डन बन गए, जगह जगह बढ़िया बिल्कुल सफाई हो रही है और सरपंच साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब रेलवे स्टेशन के अनाउंसमेंट स्पीकर से रेल की सूचना के बजाय स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का गीत सुनाई दिया। जी हाँ, जयपुर रेलवे स्टेशन पर लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि को इसी तरह से दी गई। रोजमर्रा की रेलवे की खबरों को लेकर जब न्यूज 18 राजस्थान के संवाददाता रेलवे अधिकारी से बात कर रहे थे, तभी न्यूज 18 ने रेलवे को सुझाव दिया कि क्यों न रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट स्पीकर पर स्वर कोकिला का गीत बजाया जाए। रेलवे ने इस सुझाव को फौरन मान लिया। रेलवे के इतिहास में इस तरह की श्रद्धांजलि आज तक किसी शख्सियत को नहीं दी गई। पश्चिम रेलवे द्वारा न्यूज 18 चैनल के संवाददाता के सुझाव पर पहल करते हुए उनका एक संदेश प्रसारित किया जा रहा है। यह उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रमुख स्टेशनों पर प्रसारित किया जा रहा है, जो कि एक श्रद्धांजलि है भारतीय रेल की तरफ से लता मंगेशकर जी को। कोबरा का नाम सुनते ही खौफ और मौत की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है, लेकिन भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे बाड़मेर की एक बेटी प्रियंका चौधरी से कोबरा सरीखे जहरीले सांप भी खौफ खाते हैं। रेगिस्तानी टीले हो या कंक्रीट के जंगल, ये बेटी चंद पलों में ही जहरीले सांपों को पकड़ लेती है। अब तक ये बेटी सैकड़ों सांपों का रेस्क्यू कर चुकी है। अब इस बेटी की ख्वाहिश है कि वो पीवड़ा सांप का भी रेस्क्यू करे। इसके अलावा यहाँ पे रसल वाइपर भी है और सिंध करेत, जिसको यहाँ पे पीवड़ा सांप बोलते हैं, उसका मेरी इच्छा है कि मैं उसका रेस्क्यू करूं, पर अभी तक वो हुआ नहीं है। बाड़मेर में प्रियंका इकलौती ऐसी लड़की है जो जहरीले सांपों के साथ न केवल अटखेलियां करती हैं, बल्कि लोगों को सांपों को देखते ही उन्हें मार देने की धारणा को भी बदलने की सीख देती हैं। प्रियंका के मुताबिक सांपों को रेस्क्यू करके उसे अच्छा महसूस होता है। वो चाहती हैं कि इस क्षेत्र में और बेटियां भी आगे आएं। तो मैं चाहती हूँ मेरे साथ और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ताकि हम सांपों का रेस्क्यू कर सके। और सांप सबसे ज्यादा किसान मित्र कहलाता है, तो जितना हम उसका रेस्क्यू करेंगे और पर्यावरण संतुलन में उसका भी उतना ही बराबर महत्व होता है। और अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के सुरों की कायल पूरी दुनिया है। हर वर्ग के लोग लता दीदी को भगवान मानते थे। इनमें जमशेदपुर का एक रिक्शा वाला भी है जो भारत रत्न लता जी के निधन से टूट गया है। लता जी की आवाज़ की दीवानगी इस रिक्शा वाले पर ऐसी है कि आज भी इसके पास लता जी के कई ऐसे गाने के टेप हैं जो शायद ही किसी के पास मिले। लता जी के लगभग 50,000 टेप के कैसेट्स इस रिक्शे वाले ने अपने पास संभाल कर रखे हैं। लता जी के ऐसे एल्बम इस रिक्शा चालक के पास हैं जिनमें कई पुराने गाने हैं और लता जी के इन्हीं गाने को वो सुनता है। आज भी लता जी की आवाज़ को अपने रिक्शा में सुनते हुए ये उनकी यादों में खो जाता है। लता जी से जुड़ी हर जानकारी इस रिक्शे वाले के पास है, लेकिन उनके जाने से रिक्शा चालक त्रिलोचन काफ़ी मायूस हो गया है।
उनका कहना है कि देश की कोयल अब हमारे बीच नहीं रही, उनके जैसा आवाज किसी के पास नहीं। वो कहता है कि जीवन के अंतिम सांसों तक वो सिर्फ लता जी के ही गानों को सुनता रहेगा। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी दरभंगा से आई है। राज्य में पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट दरभंगा में बनकर तैयार हो चुका है। ये पहला तैरता पावर प्लांट जिले के कादिराबाद मोहल्ले के एक तालाब में बनाया गया है। इसके अलावा इसके नीचे मछली का उत्पादन किया जाएगा। तालाब के ऊपर सोलर प्लेट लगाकर सौर ऊर्जा से बिजली का भी उत्पादन होगा। बिजली विभाग के तालाब में बनाए गए प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट है, लेकिन सोलर प्लेट लगाकर सौर ऊर्जा से अभी फिलहाल 1.6 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन होगा। तालाब के ऊपर सोलर प्लेट लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब इसे अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। इस सोलर प्लांट से बनने वाली बिजली को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए एक विद्युत उपकेंद्र भी बनाए गए हैं। तालाब से बिजली उत्पादन का ये प्रयोग अगर सफल हुआ तो इसे और भी तालाबों में लगाया जाएगा। ये राज्य का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा से चलने वाला पावर प्लांट है और जल्द ही लोगों को इसका फायदा मिलने लगेगा। हिमाचल प्रदेश के सोलन का ऐतिहासिक ठोडो मैदान आजकल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहां आने वाले खिलाड़ियों को मैदान की खस्ता हालत देखकर बेहद निराशा महसूस हो रही है, लेकिन इस मैदान के सुधार के लिए आज तक कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए गए, जिसके चलते मैदान की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। जब भी मैं ग्राउंड आता हूँ जी, मेरे को तो बड़ा अजीब जैसा फील होता है, क्योंकि यहाँ के खड्डे, यहाँ गाड़ियाँ अंदर आ रही है। जो हमारा यूथ है जो खेलना चाहता है उसको बढ़िया से वो नहीं मिल रहा है, ग्राउंड नहीं मिल पा रहा है। मैदान में जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। बारिश होते ही इनमें पानी भर जाता है, जिसकी वजह से मैदान में खेलना तो दूर, चलना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। खिलाड़ी खेलते हुए गड्ढों की वजह से अक्सर गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। वे जिम्मेदारों से ठोडो मैदान की सुध लेने की गुहार लगा रहे हैं। ग्राउंड की मतलब कम से कम महीने में तो एक बार मेंटेनेंस की जाए, इसकी लगभग थोड़ा बहुत ठीक होना चाहिए खेलने के लिए, ताकि क्योंकि हमारे सोलन में एक ही ग्राउंड है हमारे पास ना, इसलिए सब यहीं खेलते, तो थोड़ा सा ग्राउंड ठीक होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में काफी जागरूकता बढ़ रही है। बहुत से लोग अपने अपने अंदाज में इस दिशा में काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य लोगों को एक सकारात्मक संदेश देना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पर्यावरण के बारे में सोचें और पर्यावरण संरक्षण के उपाय करें। आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं एक ऐसे युवा से जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद साइकिल से देश का भ्रमण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहा है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसे ही एक युवक से जो केरल से हिमाचल तक साइकिल पर आ पहुंचा है और इसके बाद आगे भी साइकिल पर ही अपनी यात्रा जारी रखने जा रहा है। भारत भ्रमण पर निकले इस युवक का नाम है फवास। फवास केरल के मलप्पुरम जिले के रहने वाले हैं। 10 नवंबर को इन्होंने अपने घर से यात्रा शुरू की थी। उन्हें ये यात्रा शुरू किए हुए 3 महीने होने वाले हैं। इस दौरान फवास अब तक करीब 5,500 किलोमीटर से अधिक की साइकिल यात्रा कर चुके हैं। फवास का कहना है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन और पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर साइकिल यात्रा पर निकले हैं। फवास से मैं केरला से आ गया साइकिल पे पूरा भारत भ्रमण के लिए। मैं अभी तक 5,500 किलोमीटर हो गया। एमपी के धार जिले के सबसे दुर्गम गांव काष्टा में इन दिनों वैक्सीनेशन कार्य पर खासा जोर दिया जा रहा है। कारण ये है कि ग्राम नर्मदा नदी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। ऐसे में यहाँ जाना काफी दुर्गम भरा होता है। इसी के बीच यहाँ की एक कोविड वैक्सीनेशन टीम जब ग्राम काष्टा में नाव पर सवार होकर नर्मदा से गुजर रही थी, तभी नर्मदा के बीचों बीच वैक्सीनेशन टीम की नाव फंस गई। बताया जा रहा है कि मछुआरे नर्मदा में जाल बिछाए हुए थे। नाव इसी जाल के बीचों बीच फंस गई। घटना की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन की टीम ने तुरंत बड़वानी जिले से मछुआरों को बुलाया और उनकी मदद से वैक्सीनेशन टीम को किनारे लाया गया। वहीं कलेक्टर पंकज जैन का कहना है कि जिला प्रशासन अपने सभी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। हालांकि वैक्सीनेशन दल के साथ साथ उसमें तहसीलदार और पुलिस की हमारी टीम भी थी, क्योंकि वो दूरस्थ जगह थी, इसीलिए हम लोग इस चीज़ की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दल की सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाए। जब ये मोटर बोट वहाँ मछुआरों के जाल में फंसी, उसके बाद तत्काल जैसे ही सूचना मिली, यहाँ से प्रशासन एवं पुलिस की टीम एक्टिव हुई और साथ ही साथ वहाँ दूसरी स्थानीय जनों के सहयोग से दल को सुरक्षित निकाल लिया गया है। भारतीय सेना युद्ध में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना ही नहीं जानती, बल्कि उन्हें धूल चटाकर राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना भी जानती है।
साथ ही नौजवानों को भविष्य की राह भी दिखाती है। करियर चुनने में उनकी मदद करती है। युवाओं को सशस्त्र सेना में करियर बनाने और उनकी समस्याओं का निपटारा करने के लिए सेना शिविर लगाती है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की है। यहाँ भारतीय सेना ने युवाओं के लिए वॉलीबॉल चैंपियनशिप और करियर काउंसलिंग का आयोजन किया। एक प्रतिभागी के मुताबिक वो चाहते हैं कि ऐसे टूर्नामेंट और होते रहें ताकि युवा आगे बढ़कर अपना टैलेंट दिखा सकें और देश सेवा का अपना सपना साकार कर सकें। जो ये 19 RR है, इसने हमें बहुत सपोर्ट किया है। जो यहाँ गेम हुई, वॉलीबॉल हुई, वहाँ पे काउंसलिंग हुई, यहाँ भी ट्रॉफीज भी बहुत सारी है। हमने आज जीता बट बहुत ही मजा आया। इस साल महाशिवरात्रि पर महाकाल की नगरी उज्जैन में दीपोत्सव मनेगा। महाकाल के दरबार से लेकर पूरी नगरी दीपों से जगमगाएगी। पूरे शहर में 11 लाख दीप जलाए जाएंगे। लोगों से अपील की गई है कि वो घर की लाइटें बंद रखें और 5 दीप जलाएं। जी हाँ, महाशिवरात्रि पर महाकाल की नगरी उज्जैन भी इस बार राम की नगरी अयोध्या की तरह से सजेगा। पूरा शहर दीपों की रोशनी से जगमग होगा। कुल 11 लाख दीप जलाए जाएंगे। दरअसल प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की ख्वाहिश थी कि शिवरात्रि पर शहर को रोशन किया जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार इस पर्व पर उज्जैन को अयोध्या की तर्ज पर लाखों दीपों की रोशनी से रोशन किया जाना है। ऐसा माहौल बनाना है जिससे हर कोई याद रखे। ये सभी काम पर्यटन को बढ़ावा देने और महाकाल की नगरी के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक महाशिवरात्रि के एक दिन पहले महादेव की बारात भी निकाली जाएगी। स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के निधन से कला जगत में शोक की लहर है। सारे सुरमौन हैं और गीत रो रहे हैं। खासतौर पर कला और साहित्य जगत से जुड़े लोगों ने स्वर कोकिला को अलग अलग तरह से श्रद्धांजलि दी है। देश विदेश में लता दीदी के असंख्य प्रशंसक उन्हें अपने अपने तरीके से विदाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में ओडिशा के मयूरभंज में एक चित्रकार समरेंद्र बेहरा ने स्मॉग आर्ट के जरिए प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर चित्रकार समरेंद्र बेहरा ने ये कहा कि लता दीदी भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके गाने हमेशा अमर रहेंगे। विश्व प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी की है, जिसके गाने सुनकर हम छोटे से बड़े हुए। वो नहीं रहे लेकिन उनके गाए हुए गाना उनको हमेशा हमारे दिल में अमर रखेगा। वो नहीं रहे और ये संगीत दुनिया के लिए बहुत बड़ा घाटा है। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि उनकी अमर आत्मा को शांति मिले। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अफगानिस्तान के एक आतंकी पर अमेरिका ने बहुत बड़े इनाम का ऐलान किया है। आतंकी का नाम है सनाउल्लाह गफारी, जिससे जुड़ी कोई भी जानकारी देने पर अमेरिका $1 करोड़ यानी भारतीय रुपए में करीब 75 करोड़ रुपए देगा। दरअसल सनाउल्लाह गफारी को अमेरिका 183 लोगों के कत्ल का दोषी मानता है। पिछले साल 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर एक बड़ा धमाका हुआ था। उस धमाके में जो 183 लोग मारे गए थे, उनमें 13 अमेरिका के नागरिक थे। हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासान ने ली थी। जिस सनाउल्लाह गफारी नाम के आतंकी पर 75 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया, वो इस्लामिक स्टेट खुरासान का मुखिया है। सनाउल्लाह अफगानिस्तान समेत पूरे दक्षिण एशिया में सबसे खूंखार आतंकियों में एक है, जिसे ढूंढने में अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी है। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमले के फौरन बाद इस्लामिक स्टेट खुरासान ने हमले की जिम्मेदारी ले ली थी। और अब मिलवाते हैं एक ऐसे